वन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, प्री का एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। और आज 24 नवंबर वाला पेपर लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर 1 है ये, और इलेक्ट्रीशियन के 50 MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और सिलेक्शन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। आप इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि 24 नवंबर को जिनका भी एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, पूरा वीडियो देखना है सभी को, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ चलिए कंटिन्यू करते हैं शानदार वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र इनमें से कौन से संगठन का एक मानक संकेत है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, आप देख सकते हैं 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है टेक्निकल हेल्पर में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ये चित्र है। यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये किसका सिंबल है, तो आप कहोगे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का ये एक सिंबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिया गया आरेख जो है वो निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है। देखिए, ये जो यहाँ पे आरेख दिया गया है ना, ये बताना है कि किस घटक का ये मानक प्रतीक है। तो आपने अच्छे से ये देख लिया है घटक। तो ये दोस्तों एन चैनल मॉसफेट का एक घटक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा V जो होता है वो वोल्टेज का होता है, W वोट का होता है, R जो होता है ना वो रजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का। वहीं जो विद्युत धारा है ना वो दोस्तों I होता है। तो यहाँ पे I इसका प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, 1 एम्पियर विद्युत धारा को जो है ना हम 1 कूलाम प्रति सेकंड के रूप में जो है ना वो परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये टोटल आपके दोस्तों 50 MCQ हैं। और आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, आपके टेक्निकल हेल्पर 3 एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम होगा पेपर 1, उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से आपके 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये अगर 50 क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए हुए आपको एंड तक वीडियो देखना है। और जिनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है आपको। और रोजाना टेक्निकल हेल्पर के ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो आपको फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है दोस्तों कि एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से सेलेक्ट हैं, और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, टेक्निकल एग्जाम्स के अंदर। और ये वाले क्वेश्चन वापस आएंगे आपके एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स। एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह जो है ना, ये दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण ये संभव हो पाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको भी आंसर कमेंट करके बताना है जिनको आंसर मालूम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, मृदु सोल्डर का संयोजन क्या होगा। मृदु सोल्डर का संयोजन क्या होगा, तो इसका रेशियो पूछ रहा है। इसका जो है ना सीसा हो जाएगा इसमें 37%, और टिन की मात्रा कितनी होती है, तो टिन की मात्रा हो जाएगी 63%। यानी कि ये रेशियो जो बनेगा वो दोस्तों बनेगा 37% और 63% का। ठीक है, जिसमें 37% सीसा होगा और टिन होगा 63%। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
नरम सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है? देखिए जो नरम सोल्डरिंग होती है ना, ये दोस्तों 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के तापमान पर जो है वो नरम सोल्डरिंग होती है। राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करने का सूत्र क्या होता है? देखिए प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित होने पर इससे शक्ति की हानि की गणना करने का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर आई स्क्वेयर आर। क्या होता है? पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर होता है ये। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या होगा? एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.00049। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे ओम के नियम हेतु जो सही संबंध का चयन है ना वो करना है आपको। ओम का नियम के हिसाब से जो सही रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसको अगर अपने और अच्छे से समझे तो आपको मालूम होगा V बराबर क्या होता है? I इंटू आर होता है। ठीक है, अगर हमें I निकालना है तो क्या हो जाएगा? V बटा आर हो जाएगा, और अगर R की वैल्यू निकालनी है तो V बटा आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा, ओम के नियम में आनुपातिकता का स्थिरांक क्या होता है? देखिए ओम के नियम में आनुपातिकता का जो स्थिरांक होता है ना उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? ओम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? देखिए ओम का नियम के संबंध में आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन कौन सी है। तो यहाँ पे डी नंबर स्टेटमेंट ये गलत है। धारा इज इक्वल टू प्रतिरोध गुना विभवांतर, यानी कि ये बोल रहा है आई बराबर आर गुना वी, जो कि गलत है, क्योंकि आई बराबर मैंने आपको अभी बताया था वी बटा में आर होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर अपने बात करें धारा बटा विभवांतर इज इक्वल टू नियतांक, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ओम के नियम के अनुसार। विभवांतर बटा धारा इज इक्वल टू नियतांक, ये भी सही स्टेटमेंट है। विभवांतर इज इक्वल टू धारा गुना प्रतिरोध, यानी कि V बराबर आई इंटू आर, ये बिल्कुल सही ये तीनों स्टेटमेंट सही है। ए बी सी, डी नंबर स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? धारिता की इकाई बतानी है। धारिता की इकाई क्या होती है? तो आपको मालूम है फेराड होती है। क्या होती है? फेराड। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? विद्युत आवेश संग्रहित करने की जो संधारित्र की क्षमता है ना उसका मान क्या होता है? देखिए विद्युत आवेश संग्रहित करने की जो संधारित्र की क्षमता का मान होता है उसे हम धारिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। और इसका मात्रक मैंने आपको भी बताया था फेरेड होता है इसका। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? देखिए जो संधारित्र होते हैं ना वो क्या करता है? डीसी को ब्लॉक करना और एसी को प्रवाहित होने देता है। जो संधारित्र का जो काम होता है वो डीसी को तो क्या करेगा? वो ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, और एसी जो होता है ना उसको क्या करता है? वो प्रवाहित होने देता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य होता है संधारित्र का। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिएगा, किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है क्योंकि परिपथ में उच्च क्या है? प्रेरकत्व है। देखिए कोई भी लोड बंद करने पे अगर उसमें चिंगारी निकल रही है ना तो आप समझ जाइए कि उस परिपथ में क्या होगा? हाई जो है ना प्रेरकत्व होगा, बहुत ज़्यादा उच्च उसमें प्रेरकत्व हो रहा है, इसलिए लोड बंद होने पे चिंगारी निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ने पर प्रेरक के प्रतिघात कैसे बदलता है? प्रेरक लोड के आर पार अनुप्रयुक्त एसी वोल्टता की आवृत्ति बढ़ने पर जो प्रेरक प्रतिघात है ना वो रेखिक रूप में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? रेखिक रूप में बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपका इसरो के एग्जाम में पूछा गया है 10 फरवरी को।
ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक किस जैसा व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। देखिए डीसी वोल्टेज स्रोत से संयोजित जो शुद्ध प्रेरक होता है ना, जो शुद्ध प्रेरक होता है वो स्थिर अवस्था के अंदर एक लघुपतित परिपथ, ठीक है, कैसा लघुपतित परिपथ जैसा व्यवहार करेगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डीएमआरसी के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ये सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है, और ये इस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणीय प्रतिघात की इकाई पूछ रहा है। जितनी भी यूनिट्स हैं वो मैंने एक वीडियो में कवर की हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उसको चेकआउट जरूर करना, उसमें आपको सारी यूनिट्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, जरूर चेकआउट कीजिएगा उस वीडियो को। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो प्रेरणीय प्रतिघात होता है ना, उसकी इकाई क्या होता है, ओम होती है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करेंगे अब क्वेश्चन। एक 3 धारा मार्ग यानी कि 3 फेज की बात कर रहा है यहाँ पे। 3 फेज वाले स्टार संयोजित लोड में रेखिक धारा किसके बराबर होगी। एक 3 फेज वाले स्टार संयोजित लोड में जो रेखिक धारा है ना, ये दोस्तों धारा मार्ग फेज धारा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, फेज धारा के, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक 3 फेज वाले स्टार कनेक्टेड सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके फेज वोल्टेज के कितने गुना बराबर होती है। देखिए एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज होता है ना, वो फेज वोल्टेज के 1.7 जो है वो बराबर होती है 1.732, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निकल प्लेटिंग के लिए एनोड किसका बना होता है। देखिए दोस्तों जो निकल प्लेटिंग है ना, निकल प्लेटिंग के लिए जो एनोड होता है ये शुद्ध निकल का बना होता है। किसका बना होता है, शुद्ध निकल का। राइट आंसर यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से मिलता है। देखिए कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से जो है ना, कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, एनोड पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें कॉर्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया गया है। देखिए कॉर्क स्क्रू का जो नियम है ना, ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भंवर धाराओं जिसको हम एडी करंट कहते हैं इंग्लिश में, इसका दूसरा नाम आपसे पूछ रहा है। इसका दूसरा नाम होता है फोकोल्ट करंट। क्या बोलते हैं इसको, फोकोल्ट करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी मशीन के आर्मेचर एमएमएफ को जो है ना किस वेव फॉर्म के रूप में अनुमानित किया जाता है। देखिए डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है उसमें जो एमएमएफ जो होता है ना, इसको दोस्तों त्रिकोणीय ट्रायंगुलर वेव फॉर्म के रूप में अनुमानित करते हैं। किसमें, त्रिकोणीय ट्रायंगुलर में। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किसके जरिए प्राप्त होता है। देखिए जो डीसी जनरेटर होता है ना, उसमें जो आर्मेचर से करंट जो है ना, वो कम्यूटेटर और ब्रशेज से हमें मिलता है। कहाँ से प्राप्त होता है, कम्यूटेटर और ब्रशेज से। तो यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 इज आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है। तो ये दोस्तों एनामेल्ड तांबे की तार में इसको वाइंड किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो है ना, इसके दोस्तों आर्मेचर कोर को सही आकार और माप में एनामेल्ड तांबे की तार से वाइंड किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग में जो निम्नलिखित सामग्रियों में जिसका उपयोग होता है उसको बोलते हैं माइकानाइट। किसका उपयोग होता है इसमें, माइकानाइट का प्रयोग करते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को सभी एक बार लाइक करेंगे, जितने भी दोस्त देख रहे हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, जिससे कि आपके सभी दोस्त जिन्होंने भी
टेक्निकल हेल्पर 3 की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना आपका काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीसी मोटर के फील्ड कॉइल आमतौर पर किसके बने होते हैं। देखिए डीसी मोटर के जो फील्ड कॉइल है ना, जो फील्ड कॉइल होते हैं ये आपके कॉपर तांबा के बने होते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग पोल कोर को यांत्रिक आधार देता है और चुंबकीय धारा के एक भाग के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है योक। योक आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब यह किसमें पावर फैक्टर पर कितने पावर फैक्टर पर चल रहा होता है। जब अपने अल्टरनेटर को अपने अधिक उत्तेजित कब कहेंगे, जब ये पावर फैक्टर कितने पे होगा, तो ये होगा लैगिंग। जब इसका पावर फैक्टर लैगिंग होगा ना, तब इसको अपने बोल सकते हैं क्या, ये अधिक उत्तेजित है, ठीक है। अल्टरनेटर एक अधिक उत्तेजित है जब वो लेगिंग पावर फैक्टर पर चल रहा हो। इसमें क्वेश्चन का आप लैंग्वेज देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पे ये 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार से भी पूछेगा और इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर आपका आंसर एक ही होगा, लैगिंग पावर फैक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 देखिएगा, किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है। किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट की जाती है। ट्रांसफॉर्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत इसलिए कोट की जाती है ताकि एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए इसमें कोट की जाती है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिणामित्र ट्रांसफार्मर कोर पलटन किसके द्वारा रोधन किए गए होते हैं। ट्रांसफार्मर जो कोर पलटन होते हैं ना, ये वार्निस के द्वारा रोधन किए गए होते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, किसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में अपकेंद्री स्विच किस में जोड़ा गया होता है। या फिर इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किस में जुड़ा होता है। आंसर सेम ही है, आंसर होगा इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग बला घूर्ण के जो टार्क होता है ना, वो कितना होता है। देखिए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो निर्धारित बला घूर्ण से अधिक होता है। कितना होता है, निर्धारित बला घूर्ण से अधिक होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, एकल मान संधारित्र प्रवर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहला विकल्प है, इसे ओवरलोड की स्थिति में संचालित किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। यह कम शोर के साथ संचालित होती है, यह भी सही है। यह उच्च दक्षता प्रदान करता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी ये तीनों स्टेटमेंट विकल्प जो है वो सही है। बी नंबर स्टेटमेंट देखिएगा, बी कह रहा है कि इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि गलत है। ये बी नंबर ऑप्शन विकल्प जो है वो गलत होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरण मोटर की संपर्ण जो चाल की परिभाषा है वो क्या होगी। देखिए प्रेरण मोटर की जो संपर्ण जो चाल की परिभाषा है ना, वो तुल्यकालिक चाल माइनस रोटर की चाल होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, सिंक्रोनस यहाँ पे मोटरों में हंटिंग के निम्न में से कौन सा कारण है। या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है। तो ये दोस्तों होती है, इन सभी पे डिपेंड करता है। ये लोड में अकस्मात परिवर्तन, फील्ड धारा में अकस्मात परिवर्तन, हार्मोनिक टार्क युक्त लोड, आपूर्ति प्रणाली में दोष, इन सब पे डिपेंड करता है। सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग जो है ना, इन चारों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन इन सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से एक गतिशील क्वाइल स्थायी चुंबक साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोस्तों एमीटर के समान प्रयोग कर सकते हैं इसको हम। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जनरेटिंग स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं। जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं ना, ये आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित हेतु आपस में जुड़े होते हैं। किसके लिए, आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है प्रति संतुलन के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन किए गए उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव सामान्यतः क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं टर्मिनल गोए। क्या बोलते हैं? टर्मिनल गोए इसको कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया चित्र निम्न में से कौन से घुमावों को इंगित करता है? ये जो डायग्राम है ना चित्र, इसमें जो घुमाव है ना वो किसको इंगित करते हैं? ये स्क्यू कुंडल घुमाव है। क्या है? स्क्यू कुंडल घुमाव इसको कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है BIS के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 1 मेगा ओम। कितना होना चाहिए? 1 मेगा ओम होना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है ताप दीप्त लैंप का ताप प्रतिरोध इसके शीत प्रतिरोध से लगभग कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से परिपथ भंजक EHT अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है SF6 तेल परिपथ भंजक। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट भू संकर्पण यानी कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट किस सामग्री से बनी होती है? तो ये तांबे से बनी होती है, कॉपर से। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर 1 इलेक्ट्रीशियन का, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ग्रेड जिसके लिए बिजली के केबल व्यावसायिक रूप से निर्मित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 230 वोल्ट और 400 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों ये था आपका मॉडल पेपर नंबर 1 और ये आपका राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 के लिए मॉडल पेपर था। 24 नवंबर से आप सभी के प्री एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। 24 से लेकर 27 तक एग्जाम चलेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक। और इलेक्ट्रीशियन के अगर आप और ऐसे मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए अगर आपको और मॉडल पेपर देखने हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 3 एग्जाम के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।